जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूथ साइंस बुक चैप्टर वाइज डिस्कशन में ग्रेविटेशन के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रेविटेशन का पहला क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने ग्रेविटेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, वैसे सभी छात्र जो ग्रेविटेशन चैप्टर का क्लास 1 नहीं देख पाए हैं मेरे मित्र, वो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। या फिर आपको यूथ साइंस बुक का जो ये चैप्टर वाइज डिस्कशन चल रहा है उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि आप कह सकते हो गलत है। पहला आपका ऑप्शन है कि जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो जी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप सभी कहेंगे सर इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और मेरे मित्र, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आप कहेंगे कैपिटल जी से। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे सर कल ही तो बताए हैं 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो वैल्यू है चला जी का, ये कहीं पे भी परिवर्तित नहीं होता है और साथ ही साथ जो जी का मान है वो किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो जी का वैल्यू चंद्रमा पे होगा वही सेम पृथ्वी पे होगा और जो पृथ्वी पे होगा वही चंद्रमा पे होगा। तो आप कहेंगे सर पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। बिल्कुल सही है। चला अगला है ऑप्शन नंबर बी में आपसे कहा जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 केजी वाले दो द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिए, यहां पे बहुत ही सरल तरीके से हम इसको चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल के सेशन में क्या बताया था कि F इक्वल टू फॉर्मूला होता है G m1 इंटू m2 बटा क्या होगा R स्क्वायर। तो यहां पे कहा जा रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे 2 केजी वाले दो द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट। तो मेरे भाई आप सभी क्या कहोगे कि सर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी से कैलकुलेशन करेंगे तो सीधे सीधे कहेंगे कि सर जो हमारा G का वैल्यू है वो तो फिक्स ही रहेगा। G का वैल्यू क्या होगा? फिक्स ही रहेगा। साथ ही जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? 2 इंटू 2। और ये कितना दूरी पर है सर? 1 मीटर की दूरी पर। तो 2 इंटू 2 बटा 1 का स्क्वायर। क्या कहिएगा कि गुरुजी 1 का स्क्वायर भी करके हम कुछ नहीं कर लेंगे। और मेरे भाई आप सभी कहोगे कि सर जब जी का वैल्यू हम लोगों को मालूम है कि 6.67 इंटू 10⁻11 होता है और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा तो गुना 4 कर देंगे। अब मेरे मित्र, अगर आप 6.67 इंटू 4 करते हो तो क्या कहोगे? सर 7 चौका 28 हो जाएगा, 6 चौका 24 दू 26 और 6 चौका 24 दू 26, यानी कि जो आपका टोटल मान आएगा वो कितना होगा सर? 26.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन। कितना होगा? 26.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन। यानी कि ऑप्शन बी में जो कहा जा रहा है कि जब किसी दो केजी के दो वस्तु को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा तो उसके बीच में इतना न्यूटन बल लगेगा। तो यह बात भी आपका क्या है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। अब है सी में कि बल दो वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये बात भी सही है, क्योंकि आपने कल के सेशन में बताया है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मेरे मित्र यहां पे मध्य दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती कहा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा सही होगा। डी में कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम यहां पे ये कह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तु के बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो अगर हम इसको बढ़ाएंगे यानी कि दूरी बढ़ाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान आप कहेंगे कम होगा।
और अगर हम दूरी घटाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? आप कहेंगे सर ज्यादा होगा। मेरे मित्र, कहा जा रहा है कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल जो है उनकी बीच की दूरी को आधा कर देने पर, यानी कि यहां पे बीच की जो दूरी है उसको क्या कर दिया जा रहा है सर? आधा कर दिया जा रहा है। तो क्या आधा करने पे ये दोगुना हो जाएगा? ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। कहेंगे सर ये बात तो सही है कि अगर हम दूरी आधा करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा, लेकिन यह बात कंफर्म नहीं है कि आधा करने पर यह 2 गुना ही हो जाएगा। मेरे भाई आप क्या कहोगे कि सर जब आप यहां पे कह रहे हो कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो कह सकते हैं सर जो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दूरी को क्या कर दिया जा रहा है सर? आधा, तो r/2, तो जो F होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? आप कहेंगे सर r/2² के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बोलो सही है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल। चलो जी, आप क्या कहिएगा कि सर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा सर? 1/r²। अब बटा क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 4। क्या कहोगे कि सर अगर हम इसको फिर से F इनवर्सली प्रोपोर्शनल करें तो हम क्या कहेंगे कि सर ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? 4/4 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर r²। क्या हो जाएगा? 4/r²। तो मेरे मित्र यहां पे आप क्या देख रहे हो कि दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसकी बीच की दूरी को आधा कर देने पर वो क्या हो रहा है सर? दोगुना नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है सर? दोगुना नहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम यहां पे m1 इंटू m2 रख दें, यानी कि मास सेम ही रखें, तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू जी m1 इंटू m2, ये तो 4 गुना हो जाएगा। तो 2 गुना नहीं हो रहा है, क्या होगा सर? दूरी आधा करने पर हम कहेंगे कि सर जो हमारा बल होगा वो 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा? 4 गुना। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। चला, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो भाई मेरे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो फॉल्स है। तो सही आंसर केवल और केवल डी होगा। पहले ऑप्शन में केवल सी और डी, फिर दूसरे में है केवल ए, फिर तीसरे में है केवल डी, और चौथे में है बी, सी और डी। क्या कहोगे कि गुरुजी सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र, आपसे पूछा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। मेरे मित्र यहां पे सिंपली आपसे यह कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किस किस वस्तुओं के बीच में महसूस किया जा सकता है। तो सिंपल कहेंगे कि सर जब भी हम गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर प्रत्येक द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच लगेगा। प्रत्येक द्रव्यमान युक्त वस्तु के बीच लगेगा। लेकिन चला कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आप सबों को ये ध्यान में रखना है कि अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा, द्रव्यमान क्या होगा? ज्यादा, तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि गुरुत्व बल का प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। गुरुत्व बल का जो प्रभाव होगा वो क्या होगा? आपको, आप सभी कहेंगे गुरुजी ज्यादा होगा। और मेरे मित्र अगर द्रव्यमान कम होगा, अगर द्रव्यमान दो वस्तुओं का द्रव्यमान क्या होगा सर? कम होगा, तो चला जी आप सभी ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्व बल का प्रभाव आपको क्या देखने को मिलेगा सर? कम मिलेगा। याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल को ही हम गुरुत्व बल बोल रहे हैं। ठीक है, गुरुत्व बल कोई नया वर्ड नहीं है। पृथ्वी के गुरुत्व के चलते तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये चीज द्रव्यमान ज्यादा है और गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मेरे मित्र जब आप तुलना करते हो पृथ्वी के द्रव्यमान से और किसी पिंड के द्रव्यमान से, तब कैसे आप लोग कहते हो कि सर किसी भी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है? तो सर वो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाता है। तो चिल्ला जी यहां पे चूंकि आपको मालूम है कि प्रत्येक एक्शन के प्रति रिएक्शन होनी है, तो यहां पे ऐसा भी तो मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी भी आपको ऊपर उठता हुआ मालूम पड़े। आप कहेंगे ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है। तो जहां पे सर द्रव्यमान ज्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव वहां पे ज्यादा दिखेगा, जहां पे कम होगा वहां पे आपको कम दिखेगा। जैसे आप कहते हो सर हम दो दोस्त बैठे हुए हैं और दोनों में तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, तो हमारे दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल महसूस नहीं होता क्या? या लगता नहीं है? मेरे मित्र लगता तो है, प्रत्येक द्रव्यमान युक्त ऑब्जेक्ट के बीच लगेगा, लेकिन आपका जो द्रव्यमान है वो क्या है सर?
कम है, इसीलिए आपके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव है आप दो दोस्तों के बीच में वो क्या होता है सर, आपको कम महसूस होता है। तो जो कहा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, आप कहेंगे सर प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जाता जब तक कि वस्तु का द्रव्यमान क्या हो सर, बहुत अधिक ना हो। तो सर यहां पे जो 4 है, प्रत्येक और हर एक है, केवल 1 है और केवल 2 है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि ये प्रत्येक और हर एक वस्तु के बीच में लगेगा और ये हमें महसूस तब होगा जब सर द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर लगे गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है भार, संवेग, फिर है तनाव और फिर है आपका आवेग। क्या होगा इसका आंसर? मेरे भाई आप सभी ध्यान देना, अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया, जैसे कि ये मार्कर मैं यहां से छोड़ दूं तो ये नीचे आ जाएगा। अब ये इसके नीचे आने का कारण क्या है? आप फटाक से कहेंगे सर पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। किस बल से? गुरुत्व बल से। तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर जो आकर्षित करती है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो सवाल ये है कि सर ये वस्तु को पृथ्वी, मान लो कि ये हाथ हमारा पृथ्वी है और ये वस्तु है, तो ये हाथ जो है जब ये हमारा पृथ्वी है, ये सर इस मार्कर को क्या करेगा सर, गुरुत्व बल से अपनी ओर खींचेगा। ये मार्कर इस पृथ्वी पे आएगा कैसे? तो सर जब ये पृथ्वी जो है इसके भार के बराबर का बल इस पे एक्सर्ट करेगा तो ये सर क्या होगा सर नीचे की ओर चला आएगा। मतलब ये हुआ, आपको यहां पे एक पॉइंट लिखना होगा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर वस्तु के भार के बराबर बल लगाकर आकर्षित करती है। क्या कहिएगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर वस्तु के भार के बराबर बल लगाकर आकर्षित करती है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहिएगा कि गुरुजी ये जो भार है ये क्या है? मेरे मित्र ये एक प्रकार का बल है। क्या है? एक प्रकार का बल है जो कि W से रिप्रेजेंट किया जाता है और वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है सर? वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तो प्रत्येक जगह पे निश्चित होगा, बट किसी भी वस्तु का भार प्रत्येक जगह पे निश्चित नहीं होगा। हम अगले क्लास में गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा करेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान सर प्रत्येक बिंदु पर बदल जाता है, या आप कह सकते हो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक ही मास के ऑब्जेक्ट को अगर हम पृथ्वी तल पर अलग अलग ले जाना चाहें तो उसकी जो भार होगी उसमें हमें भिन्नता नजर आएगी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर जो भार है ये क्या है हमारा? आप कहेंगे सर परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है। लेकिन मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग किसी भी वस्तु के भार की बात करेंगे और पृथ्वी तल की बात कर रहे होंगे तो वहां पे हम जी का वैल्यू कितना लेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। तो याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान निश्चित होता है, जबकि किसी वस्तु का जो भार होता है वो क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। क्यों? क्योंकि सर गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होता है और जो भार है वो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल है। तो जाहिर सी बात है कि गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा तो वस्तु का भार क्या होगा? बदल जाएगा। मेरे मित्र संवेग कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर P इक्वल टू हमारा mv हो जाएगा। आवेग I या फिर J से रिप्रेजेंट करते हैं, I या J से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? आप कहेंगे Ft। मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो तनाव है ये क्या है? तो मेरे मित्र जब आप किसी भी चीज पे किसी रस्सी या किसी स्ट्रिंग को बल लगाकर दोनों तरफ से खींचते हो तो उसके स्ट्रेस्ड होने से जो फोर्स उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आप याद रखिएगा तनाव बल कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाव बल कहते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, वस्तुओं की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर। क्या होगा इसका आंसर? बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी हम यहां पे गुरुत्वाकर्षण द्वारा किए गए कार्य की गणना कैसे करेंगे? तो चला जी आप हमें जरा सा ये बताइए कि कार्य का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं कि सर कार्य का मतलब होता है Fs, मतलब
वस्तु पे बल लगाए और वस्तु विस्थापित हो गई, तो हम कहेंगे सर कार्य हुआ है। विस्थापित नहीं हुआ, साइंस के दृष्टिकोण में कोई कार्य नहीं है। आप अपने माथा पर चला 50 किलो के बोरा मतलब टान लो, खड़ा रहो एक जगह पे, तो आपका जो एनर्जी है वो व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि साइंस आपके इस कार्य को कार्य नहीं मान रहा है। साइंस कार्य को कार्य तब मानता है जब सर क्या हो, तो सर बल लगने पर वस्तु विस्थापित हो जाए। आप कहते हो कि गुरुजी कार्य के लिए खाली ये एगो फॉर्मूला ना होता है, जब बल और विस्थापन के बीच में कोण बन रहा होता है तब हम लोग कार्य के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं? आप कहेंगे सर एफ एस कॉस थीटा लिखते हैं। एफ एस कॉस थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल। मेरे मित्र, ये तो कार्य की परिभाषा आप उस सेंस में दे रहे हो जब आपको इसका फॉर्मूला याद है, लेकिन आप सबों को मालूम है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? सर कार्य करने की क्षमता होती है। तो जाहिर सी बात है कि कार्य करेंगे तो एनर्जी हमारा लॉस होगा। मेरे मित्र, आप सभी ये चीज ध्यान में रखेंगे कि कार्य को हम बल गुना विस्थापन के रूप में तो परिभाषित करते ही करते हैं, साथ ही हम लोग ये भी कहते हैं कि सर जो कार्य है वो ऊर्जा में अंतर के बराबर भी होता है। दैट्स व्हाई वी कैन ऑल्सो राइट वर्क इक्वल टू ऊर्जा में अंतर। वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऊर्जा में अंतर भी होगा, यानी कि चेंज इन एनर्जी भी होगा। मेरे मित्र, ऊर्जा में अंतर का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा में अंतर का मतलब हुआ अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी जब हम फिजिक्स में आते हैं और ऊर्जा के रूप में तो हमारे दिमाग में दो ही बात घूम रहा होता है, एगो के ई, क्या घूम रहा होता है चला सर जी? एगो के ई घूम रहा होता है जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाफ mv स्क्वायर। और दूसरा क्या घूम रहा होता है? तो सर पीई, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये क्या होता है सर? P इक्वल टू आपका mgh होता है। क्या होता है? mgh होता है। बोलो हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल सर। मेरे भाई ध्यान देना, अगर हम आपसे ये सवाल करें, अगर हम आपसे सवाल यहां पे ये करें, ध्यान दो, क्वेश्चन का आंसर 1 मिनट में दे दोगे, लेकिन कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। और अगर कंसेप्ट क्लियर करना है तो सर क्वेश्चन के साथ ठहरना होगा। मेरे मित्र, अगर आपसे यह कहा जाए कि कोई m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए, कोई m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट है, और ये पहले जो है वो u वेग से चल रहा है और फिर कुछ देर बाद इसका वेग जो है वो v हो जा रहा है, तो इसके वेग को बदलने में इसके द्वारा कितना कार्य किया गया? तो आप झट से कहेंगे सर इसके गतिज ऊर्जा का अंतर निकाल दो। चला जी, अगर हम आपसे ये कहें प्रारंभिक वेग के साथ इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो आप कहेंगे सर प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो होगी प्रारंभिक वेग के साथ होगी। तो ध्यान दीजिए कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हमारा क्या होगा? आप कहेंगे हाफ mu स्क्वायर। का है? तो सर पहले ही u वेग से चल रहा था, अंतिम गतिज ऊर्जा चला, अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगा? आप कहिएगा सर अंतिम गतिज ऊर्जा जो होगा वो होगा हमारा हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब चला, हमसे क्या पूछा गया है कि इस ऊर्जा परिवर्तन के दौरान किया गया कार्य, तो W इक्वल टू क्या कहोगे? अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। का है? तो सर अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा कार्य के बराबर होता है। तो चला जी, हाफ mv स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? हाफ mu स्क्वायर। क्या कहोगे कि सर अगर हम यहां से हाफ m को कॉमन ले लें तो हम लोग कहेंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, हमारा क्या हो गया? कार्य हो गया। तो गतिज ऊर्जा रहे तब, अब जब स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्वेश्चन हो तब क्या कहेंगे? क्वेश्चन कैसे होगा कि सर कोई वस्तु जो है वो प्रारंभिक ऊंचाई उसकी कुछ है और वो अंतिम ऊंचाई पे पहुंच जाती है, तो इस वक्त उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? मेरे मित्र, यही क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जब वस्तु को ऊपर या नीचे फेंकेंगे तब लगेगा। क्या कहिएगा कि सर जब पृथ्वी तल पर होगा तो वस्तु की ऊंचाई h मानी जाएगी, लेकिन जैसे ही वो कुछ ऊंचाई पे होगी तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? hf। ध्यान रखिए, इनिशियल हाइट और फाइनल हाइट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? hi और hf से। आप कहिएगा मेरे मित्र, आप कहिएगा कि सर अगर हम गुरुत्वाकर्षण द्वारा किए गए कार्य की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं स्थितिज ऊर्जा से रिलेट करेगा, और हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? आप कहिएगा हम यहां पे लिख दे रहे हैं PEF,
पीईएफ बोले तो सर मतलब जो हमारा अंतिम गतिज ऊर्जा है, और सर माइनस पीईआई बोले तो जो हमारा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। चला जी ध्यान दीजिए, अब अगर हम पीईएफ की बात करेंगे तो मान लीजिए कि वस्तु को आपने यहां पे रखा, तो आपकी इसकी जो ऊंचाई थी उसको आप एचआई मान लो, अब ये यहां चला गया तो सर इसकी ऊंचाई को एचएफ मान लो, मतलब प्रारंभिक ऊंचाई कुछ और अंतिम ऊंचाई कुछ और। तो आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा mg hf माइनस mg hi। चला जी w इक्वल टू हम लोग mg कॉमन ले लें और hf माइनस hi कर दें। hf क्या है, आप कहेंगे सर प्रारंभिक ऊंचाई, hf हमारा क्या है प्रारंभिक ऊंचाई, और hf क्या है सर अंतिम ऊंचाई। तो आप क्या देख रहे हो कि सर mg, अगर हम सेम वस्तु की बात कर रहे हैं तो mg तो सेम रहेगा लेकिन ऊंचाई बदलेगी, तो जो कार्य होगा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वो किसके चलते, सर ऊंचाई में परिवर्तन के चलते। तो जो आपके पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर, आप कहेंगे सर बिल्कुल ही सही बात है और सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि मेरे मित्र दूसरे में कहा जा रहा है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, आप कहेंगे नहीं वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं में परिवर्तन के अंतर पर, यहां भी नहीं वस्तु की क्षैतिज अवस्था में अंतर पर, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब भी होगा गुरुत्वाकर्षण के चलते कार्य तो सर ऊंचाई में अंतर के चलते होगा। तो मेरे मित्र जब भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन से संबंधित कार्य पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला कह देना, जब भी आपको स्थितिज ऊर्जा से परिवर्तन से संबंधित कार्य पूछा जाए तो आप सर इस वाले फॉर्मूला को अपना लेना। और गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पे डिपेंड करेगा, आरंभिक ऊंचाई और आपका अंतिम ऊंचाई पे डिपेंड करेगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमतः बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि का समानुपाती होगा, यानी कि ग्रह का जो टाइम पीरियड होगा वो किसके समानुपाती होगा। तो मेरे मित्र ध्यान रखिएगा r टू द पावर n+1/2 के समानुपाती होगा। ठीक है, यहां पे r क्या है, आप कहेंगे सर दूरी है, और इसके लिए आप क्या कहेंगे कि सर सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ये फॉर्मूला आप सभी के लिए भिभियाय है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी इस फॉर्मूला को क्या हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन करने के बाद भी हमें वैल्यू क्या आना है सर, r टू द पावर n+1। तो हम सभी कहेंगे कि सर जब भी ऐसा सवाल पूछा जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दूरी n के घात से प्रतिलोमता बदलता है, तो ये बात तो सही है कि f जो है वो 1/r² होता है, प्रतिलोमता बदलता है। तो कहा जा रहा है कि सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने वाले ग्रह की जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा, आप कहेंगे सर जो त्रिज्या है उसका पावर n+1/2 के समानुपाती होगा, या आप कह सकते हो सर उसके समान अनुपात में होगा। अगला सवाल देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि दो कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच, यहां पे जीच नहीं होगा सर, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है। गुरुत्वाकर्षण लिख दिया, गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा, चला सुधार लेना, टाइपिंग मिस्टेक। क्या कहिएगा कि दो कणों के बीच दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ेगी, आप क्या कहोगे, धीरे धीरे भुला देंगे, मतलब आकर्षण कम हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव यह होगा कि ये सर कम हो जाएगा, जैसे ही दूरी घटी नजदीकियां बढ़ी आकर्षण सर ज्यादा हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए कि कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। आप कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें देने दीजिए, और मेरे मित्र सही आंसर का आप सबों से उम्मीद करूंगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल पर निर्भर नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण g का स्थिरांक, नीचे गिरने वाले वस्तु का द्रव्यमान m, पृथ्वी की त्रिज्या r, पृथ्वी का द्रव्यमान m। मेरे मित्र याद रखिए कि जब भी हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे, जब भी हम किसकी बात करेंगे, चला गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे, तो इसको हम लोग स्मॉल g से रिप्रेजेंट करेंगे, और g इक्वल टू क्या होता है सर, कैपिटल G me/re², जहां पे g क्या है, आप सभी कहिएगा सर ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। g क्या है हमारा, आप कहेंगे सर ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। और re क्या है, चला पृथ्वी की त्रिज्या है, re क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। और चला me क्या है, आप ध्यान में रखना, पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है। यानी कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये किस पे डिपेंड करेगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक
पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी के द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा। और चिला स्पेशल हिंट के तौर पे याद रखना कि सर गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, वस्तु के द्रव्यमान पे ये निर्भर नहीं करता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य डैश पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण जी के स्थिरांक पर बिल्कुल करेगा, नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर ना, एक पर कभी नहीं करेगा, पृथ्वी की त्रिज्या पर बिल्कुल करेगा, पृथ्वी के द्रव्यमान पर बिल्कुल करेगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूल पर निर्भर नहीं होता है, तो नहीं किस पे होता है, तो सर गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान से गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, स्वतंत्र होता है। पृथ्वी तल पर जी का वैल्यू हम कितना लेते हैं सर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ये चीज आप सभी ध्यान में रखिएगा। और ऐसे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 9.8 को अप्रॉक्स 10 मान करके भी चलते हैं, तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहा जा रहा है कि दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी। मेरे मित्र आप सभी जरा सा हमें यह बताओ कि आपने कल के सेशन में देखा था कि गुरुजी अगर दो निकायों के बीच की दूरी को हम क्या कर देते हैं, दो गुना कर देते हैं। मान लीजिए कि ये आपका M1 और M2 है और इसके बीच की दूरी R है, तो जब हम इसको 2R कर देते हैं तो जो हमारा गुरुत्वीय बल का मान होता है वो क्या होता है, तो आप कहिएगा सर दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर ये जो है ये 2R का स्क्वायर हो जाएगा, और हम कहेंगे F समानुपाती ये हो जाएगा हमारा 4R स्क्वायर। जब दुगुना होगा दूरी तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान सर 1/4 होगा। कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1/9 है, 1/9 है चिल्ला, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, आप क्या कहिएगा कि सर 2 गुना है तो 1/4 होगा, 3 गुना होगा तो 3 का स्क्वायर 9, यानी कि सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगर पूछ देता क्वेश्चन कि दो निकायों के बीच आकर्षण बल का मान 1/16F है, तो दोनों निकायों के बीच की दूरी आप कहते सर 4 गुनी है। पूछ देता 25 है, तो दोनों निकायों के बीच की दूरी कहते 5 गुना है। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है, तो सर आप कह सकते हो प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड की जरूरत है। माइंड सही से चल रहा है, आप खटाखट आंसर देंगे। माइंड अगर भुजिया गया है तो आप झटाक से फिर फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा सर बताएं F = M1 × M2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/R², निकालते रह जाएंगे, समय आपका चला जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसा भी देता है आपको जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक कर रहा होता है। अगला सवाल देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। द्रव्यमान, घर्षण के कारण बल, वजन, गुरुत्वाकर्षण। क्या कहिएगा कि गुरुजी आपने अभी जस्ट बताया है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो स्थान बदलने से परिवर्तित नहीं होता है, तो जो सवाल कहा जा रहा है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो आप पहला चीज तो ये कहिएगा कि गुरुजी ये आधारी राशि है। क्या है, आधारी राशि है, आधारी राशि है। और साथ ही साथ ये क्या होता है, आप कहेंगे सर प्रत्येक जगह नियत रहता है। क्या होता है, प्रत्येक जगह नियत रहता है, प्रत्येक जगह नियत रहता है। मेरे मित्र आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये है क्या एक्चुअली में, तो सर पदार्थ की मात्रा है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती। क्योंकि मेरे मित्र हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स, इसीलिए हम ये कहेंगे कि सर वी नो दैट F = ma, that's why we can say that sir acceleration of an object is a = F/m। तो हम ये कहते हैं कि सर जो एक्सेलरेशन है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब त्वरण, अगर हम त्वरण बढ़ेगा तो द्रव्यमान घटाने की बात करेंगे, और अगर हम कहेंगे कि सर त्वरण घट रहा है तो द्रव्यमान बढ़ाने की बात करेंगे। कैसे, जैसे व्युत्क्रमानुपाती में अगर ई बढ़ेगा चला तो एकरा ना कहोगे घटेगा, ई घटेगा तो ई ना कहोगे बढ़ेगा। मतलब सर ये हुआ कि फिजिक्स में किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो उस वस्तु के त्वरण का विरोध करता है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रख लेना, किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु के त्वरण का विरोध करता है, वह गुण जो वस्तु के त्वरण का विरोध करता है, वह गुण जो वस्तु के त्वरण का विरोध करता है क्या कहलाता है, आप सभी कहेंगे सर द्रव्यमान कहलाता है। साथ ही चेला जी जो द्रव्यमान है ये किसी वस्तु के जड़त्व का संख्यात्मक मान भी होता है। तो अगर आपसे ये सवाल करा जाए कि किसी वस्तु के जड़त्व का संख्यात्मक मान क्या है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे गुरुजी द्रव्यमान है।
क्या है? द्रव्यमान है। और साथ ही द्रव्यमान आपका क्या है? आधारी राशि तो है ही, साथ में अदिश राशि भी है। क्या है? अदिश राशि भी है। बाद बाकी घर्षण के कारण बल, वजन, गुरुत्वाकर्षण आप सभी परिचित हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज ही हम लोग सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अगला सवाल देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? क्या कहोगे मेरे मित्र? मोए मोए हो गया, और सही आंसर आप कहेंगे सर द्रव्यमान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? मैंने तो आपको एक ही क्वेश्चन में सारा चीज बता दिया। किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए एक अदिश राशि है। मेरे मित्र ये परिभाषा थोड़ी है, ये परिभाषा थोड़ी है, ये तो बता रहा है कि द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है। हमने आपको बता दिया है अदिश राशि है। परिभाषा क्या होगा? तो सर किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, या सर किसी वस्तु के त्वरण का विरोध करने वाला गुण, या फिर किसी वस्तु के जरूरत का संख्यात्मक मान। तो ये तीनों हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑप्शन हमारा किससे रिलेट कर रहा है। दूसरे में है रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं परिभाषा है सर, क्योंकि परिभाषा की बात की जा रही है चिल्ला। फिर है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है, ऊंचाई में होने वाले बदलाव में कोई प्रभावित नहीं होता है। मेरे मित्र ये भी सही है, लेकिन चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। आप कहेंगे सर अभी आप बताए हैं कि सर जो द्रव्यमान है वो क्या है? तो सर पदार्थ की मात्रा है। तो हम सिंपल क्या कहेंगे कि सर इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? मेरे मित्र याद रखिएगा कि घनत्व की चर्चा करेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो क्या कहिएगा कि सर प्रति इकाई आयतन पर मौजूद द्रव्यमान क्या कहलाएगा? घनत्व कहलाएगा। घनत्व का ऐसा यूनिट, तो द्रव्यमान का यूनिट केजी, आयतन का सर मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर घनत्व का ऐसा यूनिट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, सापेक्षिक घनत्व दो पदार्थों के घनत्वों का अनुपात होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 कि यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। क्योंकि आपको अभी जस्ट हमने बताया है कि किसी वस्तु का भार W इक्वल टू mg के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 न्यूटन कहा जा रहा है और द्रव्यमान पूछा जा रहा है, जबकि जी का वैल्यू 10 दे दिया है। तो क्या कहोगे चिल्ला कि सर m इक्वल टू हमारा 20 kg होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि द्रव्यमान का यूनिट केजी और भार का यूनिट न्यूटन होता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भार का ऐसा यूनिट क्या होगा? आप कहिएगा गुरुजी न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। जबकि द्रव्यमान का यूनिट क्या होगा? केजी। यहां 20 न्यूटनों दिया है, 20 पास्कलों दिया है, 20 वाटों दिया है, तो क्या कहिएगा? वाट तो शक्ति का हो जाएगा, पास्कल दाब का, और न्यूटन बल का हो जाएगा। तो जब भार पूछता तो हम तो 20 न्यूटन कह देते हैं, लेकिन पूछ रहा है द्रव्यमान, तो 20 केजी सही आंसर होगा चिल्ला। ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? जब जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो 9.8 लीजिए मेरे मित्र। W इक्वल टू mg और जी ना दिया रहे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, जो कि मानक है। तो चला जी आप कहेंगे भार 450 न्यूटन है सर, और हमको क्या निकालना है? m, जबकि जी का वैल्यू 9.8 रखना है। m इक्वल टू 450 बटा 9.8 सॉल्व कीजिएगा तो 45.9 आ जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर 16 कि किसी पिंड का संवेग 50 केजी मीटर पर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? क्या कहिएगा कि सर P इक्वल टू एम भी होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संवेग दिया हुआ है 50 और वेग कितना दिया हुआ है? तो सर जी 5 मीटर पर सेकंड, तो m कितना हो जाएगा? 50 बटा 5। चला जी ये हो जाएगा आपका, पिंड का द्रव्यमान पूछ रहा है 10 केजी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र ग्रेविटेशनल फोर्स का जो आप कह सकते हो कि एक बेसिक सा कंसेप्ट चाहिए, वो आपका कल के और आज के सेशन को मिला करके पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। अब आपको इसी ग्रेविटेशन चैप्टर पे क्या समझना है? तो सर गुरुत्व त्वरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल समझना है, क्योंकि इस सेशन में तो आपने सिर्फ गुरुत्व त्वरण का फॉर्मूला समझा है। अब गुरुत्व त्वरण का मान किस तरीके से परिवर्तित होता है वो भी समझना होगा, और मुक्त रूप से गति के लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वो किस तरीके से करता है इसको भी समझना होगा, जिसकी चर्चा हम लोग इसके अगले क्लास में करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के सभी चीजों को आप बारीकी से समझ पाए होंगे। और साथ ही मेरे मित्र, अगर आप में से कोई भी छात्र हमारे साथ जुड़ करके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए अपना
अपने साइंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत रहेगा सर रेलवे जनरल साइंस फाउंडेशन लाइव बैच में। और ये लाइव क्लासेस आपका मंडे टू फ्राइडे, ये लाइव क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपका 4:15 से क्या हो जाता है सर, स्टार्ट हो जाता है। और मेरे मित्र ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जिसमें आपको रेलवे के सभी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो जनरल साइंस है सर उसको कंप्लीट कराया जाएगा, यानी कि तैयार करवाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें रिकॉर्डेड पढ़ना है, हमारे पास लाइव के लिए समय नहीं है और हम CBT 1 और CBT 2 दोनों को एक साथ आपके साथ तैयार करना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी का स्वागत करेंगे ALP इन टेक्नीशियन कॉम्बो बैच, जो कि हमारा रिकॉर्डेड क्लास है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको CBT 1 के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्या होंगे सर, लेक्चर मिलेंगे, PYQ होंगे और जो सर टेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे। ध्यान में रखिएगा, इस बैच की वैलिडिटी आपका 24 मंथ का होगा। आपको मन है कि सर सिर्फ और सिर्फ हम आपके साथ BSCD पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी जुड़ सकते हैं 40 मार्क्स की तैयारी के लिए हमारे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले बैच में। ध्यान दीजिएगा, ये सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बैच से संबंधित अगर आपको किसी भी तरह की अन्य जानकारी चाहिए तो 90 65 97 0 477 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि सारी बातों को आप आसानी से समझ पाए होंगे और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।